डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के इस चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर राखी जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत करती हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम बीए तृतीय वर्ष संस्कृत के पेपर नंबर SKTM 306 व्याकरण, भाषा विज्ञान एवं अर्थशास्त्र का विभाग 3 भाषा विज्ञान, इसकी इकाई 2 भाषा विज्ञानना अंगों, इसका आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो भाषा विज्ञान के जो अंग होते हैं वो 7 अंग यहाँ पर बताए गए हैं। उन 7 अंगों के नाम हैं ध्वनि विज्ञान, पद विज्ञान, अर्थ विज्ञान, वाक्य विज्ञान, तुलनात्मक भाषा विज्ञान, कोश विज्ञान और भाषा भूगोल। भाषा विज्ञान का अध्ययन करने के लिए इसके 7 अंग बताए गए हैं। वो 7 अंग है ध्वनि विज्ञान, जिसमें ध्वनि से संबंधित अध्ययन किया जाता है, पद विज्ञान जिसमें पदों का अध्ययन किया जाता है, अर्थ विज्ञान जिसमें अर्थ संबंधी तत्वों का अध्ययन किया जाता है, वाक्य विज्ञान जिसमें वाक्य के स्वरूप का अध्ययन किया जाता है, तुलनात्मक भाषा विज्ञान जिसमें 2 भाषाओं के मध्य तुलना की जाती है, कोश विज्ञान अर्थात शब्द कोश रूपी विज्ञान जिसे हम कहते हैं, और भाषा भूगोल अर्थात भौगोलिक दृष्टि से भाषा का अध्ययन किया जाता है। तो ये भाषा विज्ञान के 7 अंग माने गए हैं। इनमें से प्रथम अंग है ध्वनि विज्ञान। भाषा का प्रमुख तत्व ध्वनि है। ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत ध्वनियों का अध्ययन किया जाता है और ध्वनि विज्ञान में मुख्य रूप से 3 विषयों का अध्ययन किया जाता है। कौन कौन से 3 विषय? पहला है ध्वनि यंत्रों का अभ्यास, दूसरा ध्वनियों का अभ्यास और तीसरा है ध्वनि परिवर्तन संबंधी नियमों का अभ्यास। ध्वनि विज्ञान में क्या करते हैं कि भाषा का जो प्रमुख तत्व माना जाता है वो ध्वनि माना जाता है, अर्थात किसी भी भाषा को बोलने के लिए ध्वनि सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ध्वनि विज्ञान में हम, जैसा नाम से ही स्पष्ट है, ध्वनियों का ही अध्ययन करेंगे। तो इसमें मुख्य रूप से ध्वनि यंत्रों का अध्ययन किया जाता है, ध्वनियों का अध्ययन किया जाता है और ध्वनि परिवर्तन के जो नियम हैं, अलग अलग विद्वानों के द्वारा ध्वनि परिवर्तन के कुछ नियम बताए गए हैं, उन नियमों का इस ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ध्वनि विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं बताई गई है, उनमें से 10 शाखाएं यहाँ पर लिखी गई है। पहला है शारीरिक ध्वनि विज्ञान, दूसरा ध्वनि एवं भाषा ध्वनि, तीसरा है ध्वनियों का वर्गीकरण, चौथा है ध्वनि गुण, पांचवा है श्रावणिक ध्वनि विज्ञान, छठा है प्रायोगिक ध्वनि विज्ञान, सातवां ऐतिहासिक ध्वनि विज्ञान, आठवां अक्षर, नौवां ध्वनि ग्राम विज्ञान और 10वां है ध्वन्यात्मक प्रतिलेखन। ये 10 ध्वनि विज्ञान की मुख्य शाखाएं बताई गई है। अर्थात ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, ध्वनि विज्ञान में किन किन का समावेश किया गया है, यहाँ पर इनका वर्णन किया गया है। तो ये 10 शाखाएं हैं जिनका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करेंगे? ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत। शारीरिक ध्वनि विज्ञान अर्थात शरीर संबंधी, जैसे उच्चारण स्थान, ध्वनियाँ कहाँ कहाँ से उच्चारित होती है, उन सभी का अध्ययन इसी में किया जाता है। इसी प्रकार जो अन्य तत्व है, ध्वनियों का वर्गीकरण, ध्वनियों के गुण, अक्षर, अक्षरों का निर्माण कैसे होता है, अक्षर में कौन सी ध्वनि है, इन सभी का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। दूसरा है पद विज्ञान। पद क्या होता है? ध्वनियों को मिलाकर पद बनते हैं। वाक्य की जो रचना होती है वो पदों के आधार पर होती है, अर्थात पदों को मिलाकर ही वाक्य बनते हैं। और पद का अन्य नाम क्या होता है? रूप भी है। इसीलिए पद विज्ञान को हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? रूप विज्ञान। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय, पुरुष, लिंग, विभक्ति, वचन, पद रचना, पद विभाजन इत्यादि सभी तत्वों का विचार इसके अंतर्गत किया जाता है। यानी संज्ञा, सर्वनाम, कौन से शब्द संज्ञा शब्द है, सर्वनाम शब्द कौन से हैं, कितनी क्रिया, कौन सी क्रिया यहाँ पर प्रयुक्त हुई है किसी भी वाक्य में, अव्यय कितने प्रयुक्त हुए हैं, कौन सा अव्यय है, पुरुष प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या उत्तम पुरुष है, लिंग यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, विभक्ति यानी 7 विभक्तियाँ, वचन, एक वचन, बहुवचन और द्विवचन, पद की रचना कैसे हुई, यानी कोई भी पद बना तो उसमें कौन सा लिंग है, विभक्ति है, अव्यय क्या है, क्रिया क्या है, इन सभी का अध्ययन इसमें किया जाता है। और पद का विभाजन, कोई भी पद की जो रचना हुई है
तो अगर संयुक्त पद है तो उस पद का विभाजन किस प्रकार हम कर सकते हैं, इन सभी तत्वों का अध्ययन पद विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तीसरा है अर्थ विज्ञान। अर्थ क्या होता है, कोई भी अगर हम शब्द बोल रहे हैं तो वो शब्द कब सार्थक माना जाएगा, जब उसका अर्थ हमें ज्ञात होगा। तो अर्थ को भाषा रूपी शरीर की आत्मा माना जाता है, अर्थात जैसे शरीर शरीर कब कार्य करता है, जब शरीर आत्मा से युक्त होता है। आत्मा से रहित शरीर जो है वो कार्यहीन है, वो कार्य नहीं कर सकता। इसी प्रकार अर्थ रहित जो शब्द होता है वो आत्मा रहित शरीर की भांति व्यर्थ होता है। कोई भी शब्द अगर अर्थ से रहित है, उसके अर्थ का ज्ञान हमें उससे नहीं हो रहा, तो वह व्यर्थ ही माना जाएगा। अर्थात कोई भी अगर हम शब्द बोल रहे हैं या शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो उसका सार्थक अर्थ होना चाहिए, तभी वह शब्द की कोटि में माना जाएगा, नहीं तो वह अर्थहीन यानी निरर्थक शब्द माना जाएगा। शब्द में 5 प्रकार से अर्थ परिवर्तन हो सकता है। कोई भी शब्द होता है तो शब्द में अर्थ में परिवर्तन किस किस प्रकार से अर्थ परिवर्तन होता है, उसके 5 प्रकार बताए गए हैं। अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच, अर्थादेश, अर्थापकर्ष और अर्थोत्कर्ष। अर्थापकर्ष यहाँ पर अर्थ धन अपकर्ष यानी अर्थ का अपकर्ष, और अर्थोत्कर्ष, अर्थोत्कर्ष यानी अर्थ का उत्कर्ष होना यानी बढ़ना, और अपकर्ष यानी नीचे होना यानी घटना। अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच, अर्थादेश, अर्थादेश यानी किसी अर्थ के स्थान पर दूसरा अर्थ, उसके स्थान पर आदेश होना। इनका अध्ययन हम करेंगे। सबसे पहला है अर्थ विस्तार। वे शब्द जो पहले सीमित अर्थ में प्रयुक्त होते थे लेकिन बाद में उनके अर्थ में विस्तार देखने को मिलता है या उनका अर्थ व्यापक हो जाता है, उसे ही अर्थ विस्तार कहते हैं। अर्थात कोई भी शब्द है, पहले उसका प्रयोग सीमित अर्थ में होता था, लेकिन वर्तमान समय में या समय के साथ धीरे धीरे उनका अर्थ कैसा हो गया, व्यापक हो गया। तो उसी को हम क्या कहेंगे, अर्थ विस्तार, अर्थ का विस्तार होना। उदाहरण यहाँ पर लिखा गया है कुशल। कुशल पद का पहले क्या अर्थ माना जाता था, केवल एक सामान्य अर्थ होता था। कुश यानी कुशों को काटने वाला। कुश जो होती है वो एक प्रकार की घास होती है, तो वो काटना, वो जो काटता है उसी को क्या कहा जाता है, कुशल। कोई व्यक्ति कुश रूपी घास को काटने में क्या है, चतुर है, तो उसके लिए क्या शब्द प्रयुक्त किया जाता था, कुशल। लेकिन बाद में धीरे धीरे कुशल शब्द का अर्थ रूढ़ होता गया और उसका अर्थ क्या बनता गया, चतुर भी होता है, प्रवीण भी होता है, कुशल भी होता है। यानी कुशल शब्द के अर्थ व्यापक होते गए, अर्थ में विस्तार हो गया। केवल घास काटने वाला ही कुशल नहीं माना जाता, बल्कि कोई चतुर होगा उसको भी हम क्या कह सकते हैं कि यह कुशल है, या किसी कार्य में कोई प्रवीण है तो उसको हम क्या कह सकते हैं कि इस कार्य में कुशल है। तो कुशल शब्द का अर्थ का क्या हो गया, विस्तार हो गया, तो इसी को हम कहेंगे अर्थ विस्तार। दूसरा है अर्थ संकोच। अर्थ विस्तार का बिल्कुल विपरीत है अर्थ संकोच। पहले कोई भी शब्द जिसका अर्थ क्या था, व्यापक था, और बाद में व्यापक अर्थ वाले शब्दों के अर्थों में क्या हो गया, संकोच हो गया, यानी उसका अर्थ सीमित हो गया, संकुचित हो गया, तो उसे कहेंगे अर्थ संकोच। उदाहरण है यहाँ पर जैसे जलज। जलज का सामान्य अर्थ होता है जल से उत्पन्न होने वाला। जलज यानी जो जल से उत्पन्न होने वाली सभी चीजें हैं, पहले उनके लिए सबके लिए जलज शब्द का प्रयोग किया जाता था, लेकिन बाद में सिर्फ जलज शब्द का अर्थ क्या रह गया, कमल, यानी अर्थ संकोच हो गया। केवल कमल के लिए ही हम जलज शब्द का प्रयोग करेंगे। जल से उत्पन्न होने वाली सभी चीजों के लिए जलज शब्द का प्रयोग अब संकुचित हो चुका है। तो इसीलिए अर्थ संकोच क्या होगा, कोई भी शब्द है जिसका अर्थ पहले व्यापक था लेकिन अभी वर्तमान में उसका अर्थ संकुचित हो गया है। इसी प्रकार तीसरा है अर्थादेश, यानी कोई शब्द का अर्थ यदि बिल्कुल ही बदल गया हो तो उसे क्या कहेंगे, अर्थादेश। किसी भी शब्द का जो अर्थ है उसके स्थान पर अभी वर्तमान में उसका अर्थ एकदम ही विपरीत हो गया हो, बिल्कुल ही बदल गया हो, उसे हम कहेंगे अर्थादेश। जैसे प्राचीन समय में असुर शब्द का क्या अर्थ होता था, देवता और दानव, दोनों के लिए हम असुर शब्द का प्रयोग करते थे, यानी देवताओं को भी असुर से संबोधित करते थे और दानवों को भी यानी राक्षसों को भी। लेकिन अभी वर्तमान समय में असुर शब्द का केवल एक ही अर्थ है, जो दानव, दैत्य या राक्षस, उनके लिए हम असुर का प्रयोग करते हैं। देवताओं के लिए हम असुर शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो जो शब्द का अर्थ बिल्कुल ही बदल जाए तो वो क्या कहलाएगा, अर्थादेश कहलाएगा। इसके बाद है अर्थापकर्ष।
अर्थ का अपकर्ष होना यानी अर्थ का घटना, अपकर्ष यानी नीचे जाना। तो जब उत्कृष्ट अर्थ में प्रयुक्त होने वाला शब्द निकृष्ट अर्थ का बोधक हो जाए तो उसे अर्थापकर्ष कहते हैं। यानी कोई भी शब्द पहले जिसका अर्थ उत्कृष्ट अर्थ में प्रयुक्त होता था, लेकिन धीरे धीरे वर्तमान में उसका अर्थ कैसा हो गया, निकृष्ट अर्थ का वह बोधक होने लगा, तो उसे हम कहेंगे अर्थापकर्ष। उदाहरण यहाँ लिखा गया है, जैसे नागरिक शब्द। पहले नागरिक शब्द का प्रयोग सभ्य मनुष्यों के लिए किया जाता था, यानी कोई भी सभ्य पुरुष है तो उसे हम क्या कहते थे, नागरिक कहते थे। लेकिन वर्तमान समय में जो नागरिक शब्द है वो आम आदमी के लिए, यानी कोई भी आम आदमी के लिए हम क्या प्रयुक्त कर सकते हैं, नागरिक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो पहले तो इसका उत्कृष्ट अर्थ था कि केवल सभ्य मनुष्यों के लिए ही किया जाता है। अभी वर्तमान समय में चाहे कोई व्यक्ति सभ्य है चाहे असभ्य है, किसी के लिए भी, आम व्यक्ति के लिए हम नागरिक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हुआ अर्थ का अपकर्ष, यानी उत्कृष्ट से उसका अर्थ कैसा हो गया, निकृष्ट हो गया। इसके बाद में पांचवा है अर्थ परिवर्तन की दिशा में अर्थोत्कर्ष। अर्थ का उत्कर्ष होना, यानी पहले कोई शब्द निकृष्ट अर्थ में प्रयुक्त होता था, लेकिन धीरे धीरे वर्तमान समय में वह कैसा, उत्कृष्ट उसके अर्थ में प्रयुक्त होने लगा है। अर्थात कोई भी शब्द जो पहले निकृष्ट अर्थ में प्रयुक्त होता था वो वर्तमान समय में उत्कृष्ट अर्थ में प्रयुक्त होने लगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, अर्थोत्कर्ष, यानी अर्थ का उत्कर्ष होना। उत्कृष्ट अर्थ में कोई भी शब्द जो है उसका उत्कृष्ट अर्थ के लिए प्रयोग होना क्या कहलाएगा, अर्थोत्कर्ष। यहाँ पर दो उदाहरण दिए गए हैं। एक है साहस शब्द। साहस शब्द का प्रयोग पहले व्यभिचार या हत्या अर्थ के लिए साहस शब्द का प्रयोग होता था, यानी जो साहस पद है उसका प्रयोग हम पहले किसके लिए करते थे, कोई व्यभिचारी व्यक्ति या कोई हत्या के अर्थ में साहस शब्द का प्रयोग करते थे। लेकिन अभी वर्तमान समय में साहस पद का प्रयोग केवल धीरता और वीरता के लिए ही प्रयुक्त होने लगा है, हत्या अर्थ में या व्यभिचार अर्थ में इसका प्रयोग अभी नहीं होता है। तो पहले साहस शब्द का जो प्रयोग था वो निकृष्ट अर्थ में प्रयुक्त होता है, यानी हत्या, व्यभिचार इत्यादि कार्य जो निकृष्ट कार्य माने जाते हैं उसमें साहस शब्द का प्रयोग होता था। लेकिन अभी वर्तमान समय में जो साहस शब्द है वो धीरता और वीरता यानी उत्कृष्ट अर्थ के लिए साहस शब्द का प्रयोग किया जाने लगा है। इसी प्रकार एक और उदाहरण यहाँ दिया गया है मुग्ध शब्द। मुग्ध शब्द का प्रयोग पहले प्राचीन काल में मूर्ख अर्थ के लिए होता है, यानी कोई किसी को मूर्ख बोलने के लिए उसको मुग्ध शब्द का प्रयोग कर सकते थे, यानी मुग्ध का पर्यायवाची मूर्ख माना जाता था। लेकिन वर्तमान समय में मुग्ध शब्द किसके लिए प्रयोग होता है, मोहित अर्थ में ही प्रयुक्त होता है। मुग्ध यानी कोई मोहित करने वाला, उस अर्थ में मुग्ध शब्द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, निकृष्ट अर्थ से उत्कृष्ट अर्थ में इसका परिवर्तन हुआ, तो यहाँ पर क्या माना जाएगा, अर्थोत्कर्ष ही माना जाएगा। तो ये दो उदाहरणों के माध्यम से हम देख सकते हैं कि कोई भी शब्द जिसका अर्थ पहले निकृष्ट अर्थ में हो, वर्तमान में उत्कृष्ट अर्थ में जिसका प्रयोग हो, तो वो अर्थोत्कर्ष होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने अर्थ, वाक्य, पद, इनके संबंध में यानी भाषा विज्ञान के जो अंग हैं उनके 3 अंगों का हमने अध्ययन किया। आगे आने वाली कक्षा में हम आगे जो जितने 4 अंग बचे हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वाध्यायः परमः